गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो अपना जो प्रीवियस क्लास में जो अपने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था कोशिका अंगक। जूलॉजी है अपनी बीएससी पार्ट फर्स्ट और क्लास नंबर 5। लास्ट टॉपिक कौन सा स्टार्ट किया था अपन ने? कोशिका अंगक, जिसे अपन बोल रहे थे सेल ऑर्गेनेलीज, यही था। या इसमें मैंने ये भी बताया था कि किसे कहते हैं कोशिका अंगक, कि कोई भी अगर सेल है उसका जो मध्य भाग है उसमें कुछ सजीव स्पेशल सजीव संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनेलीज। ये जो विशिष्ट सजीव संरचनाएं हैं ये संश्लेषी क्रियाएं एवं उपापचयी क्रियाओं का स्थल होती है। ये चीज मैंने बताई थी। फिर मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे कि ये विशिष्ट सजीव संरचनाएं या सेल अंगक कौन कौन से हैं। तो उसमें मैंने पहला एग्जाम्पल जो लिया था आपके सामने वो था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये था जिसे अपन बोलते हैं शॉर्ट में ER। हिंदी में अंतः द्रवी जालिका, यही था। इसके बारे में मैंने थोड़ा इसकी संरचना और उसके कार्यों के बारे में बताया था। अभी नॉर्मली चलेगा कि कौन कौन से अंगक होते हैं, बाकी जो अपनी नेक्स्ट क्लास से आएगी उनमें डिटेल में बात करेंगे इनकी अपन। तो अभी तो अपन ने नाम ही देखना है कि कौन कौन से सेल में या उसके मध्य भाग में अंगक उपस्थित होते हैं। तो ER के बारे में मैंने ये बताया था कि यह पतली शाखित एवं नलिका युक्त और प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है, ये बताया था मैंने। यानी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसे शॉर्ट में बोल रहे हैं ER, यह पतली होती है, शाखाओं में बटी हुई होती है, नलिका युक्त होती है, जैसे ये अपना मार्कर है नलिका युक्त होती है और प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेती है। ठीक है, तो ये थी अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड था माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया अपन जानते हैं कि यह सबसे बड़ी एवं खोखली छड़ समान संरचना सबसे बड़ी होती है साइज में, खोखली होती है और छड़ के समान होती है। इसका वर्क क्या बताया था मैंने? फूड का ऑक्सीडेशन, यानी कि जो खाना खाते हैं उसका ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं फूड का ऑक्सीडेशन। और इसका दूसरा नाम क्या है जिस नाम से अपन इसको जानते हैं? पावर हाउस। हिंदी में बोले तो शक्ति ग्रह। यानी कि आपसे ये पूछ ले, कंपटीशन एग्जाम में पूछ ले या नॉर्मल अपने बीएससी के एग्जाम में पूछ ले कि कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस कौन से अंगक को कहा जाता है, तो अपन क्या बताएंगे आंसर? माइटोकॉन्ड्रिया को।
फिर है थर्ड नंबर का गोल्जी बॉडीज, इसे अपन बोलते हैं गोल्जी काय, नाम सुना होगा। यह भी खोखली बेलनाकार, खोखली होती है, बेलनाकार होती है और 3 से लेके 5 के समूह में, यानी 3 से 5 के समूह में ये मिलती है। जैसे अपन ने यूकेरियोटिक सेल में बनाई थी, 5-6 के ग्रुप में बनाई थी, और जैसे तस्तरी होती है ना खाना खाने की प्लेट, वो एक दूसरे के ऊपर अपन जमा दे उसके रूप में, ऐसे ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, फिर इसके ऊपर ये है, ऐसे, तो ये ग्रुप में पाई जाती है। इसके अलावा अपन ने 11th-12th क्लास में पढ़ा है कि इसके जो टाइप्स हैं उनमें इसकी सिस्टर्नी है, रिक्तिकाएं हैं, आशय है। तो ये गोल्जी बॉडीज के टाइप हैं, प्रकार हैं, जो अपन इसकी डिटेल में बात करेंगे तब अपन देखेंगे। अभी तो अपन को देखना है कि कौन कौन से अंगक पाए जाते हैं। 4th नंबर का है राइबोसोम, इसका नाम भी सुना होगा, राइबोसोम। इसे क्या बोलते हैं? कोशिका का इंजन, कोशिका का इंजन, तो ये चीज ध्यान रखना, कोशिका का इंजन, क्योंकि प्रोटीन संश्लेषण का जो स्थल होता है वो राइबोसोम ही होता है। ठीक है, इसे कोशिका का इंजन बोलते हैं क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण होता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन का संश्लेषण, यहाँ पे भी लिखा था मैंने प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। तो ये जो राइबोसोम है अपने यूकेरियोटिक सेल में जो दर्शाया था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही दर्शाया था बिंदुओं के रूप में। तो जो राइबोसोम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए होते हैं। आपने पढ़ा होगा खुरदरी अंतरप्रद्रवी जालिका और चिकनी अंतरप्रद्रवी जालिका। जो खुरदरी वाली होती है उसके ऊपर ये राइबोसोम चिपके हुए होते हैं, तभी वो खुरदरी कही जाती है। ठीक है, तो ये था अपना 4th नंबर का राइबोसोम। 5th नंबर का है लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है ओनली एनिमल सेल्स में ही मिलता है, प्राणी कोशिकाओं में। फिर है 6 नंबर का प्लास्टिड। प्लास्टिड को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? लवक। फिर है 7 नंबर का माइक्रोट्यूब्यूल्स। प्लास्टिड के बाद में है माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, ट्यूब्यूल्स का मतलब नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं। तो ये था 7 नंबर का। फिर आगे बढ़ता हूं मैं 8 नंबर में, सीलिया एंड फ्लैजिला। नाम सुना होगा आपने, सीलिया एंड फ्लैजिला। हिंदी में बोलते हैं सीलिया को पक्षमाभ और फ्लैजिला को कशाभ। तो ये है कशाभ, जो मैंने आपके प्रोकैरियोटिक सेल में बनाया था, एक तंतु समान संरचना लंबी सी, वो थी फ्लैजिला जिसे बोलते हैं कशाभ, और सीलिया को बोलते हैं पक्षमाभ। पक्षमाभ। जो फ्लैजिला होते हैं वो संख्या में 1 या 2 ही मिलेंगे, लेकिन जो सीलिया है, जो पक्षमाभ है, वो संख्या में 1 से लेकर कई हजारों तक हो सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान रखना, और जब डिटेल में बात करेंगे अपन इनकी तब और क्लियर अपने समझ में आएगा। फिर है न्यूक्लियस, जिसे बोलते हैं अपन केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अपन को पता है कि एक कोशिका में, जैसे मैं एक डायग्राम बनाऊं आपके सामने, ये कोई कोशिका है, ये इसके अंदर का साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर
बीच वाले भाग में एक गोल या अनियमित आकार की एक संरचना पाई जाती है, सजीव संरचना पाई जाती है, जो क्या कहलाती है? न्यूक्लियस या केंद्रक। इस न्यूक्लियस के अंदर भी केंद्रक द्रव्य होता है, यानी इसको क्या अपन बोल रहे हैं? केंद्रक बोल रहे हैं। और इस केंद्रक के अंदर भी कुछ पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसे कहा जाता है केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म। सेल के कोशिका द्रव्य को क्या बोलेंगे? इस वाले को साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब इस साइटोप्लाज्म में क्या है? केंद्रक है, जिसे अपन बोल रहे हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर भी पदार्थ भरा हुआ होता है, जिसे बोलेंगे अपन केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं कोशिका अंगकों के, जिनमें है अंतःप्रद्रवी जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या बॉडीज है, गोल्जिकाय है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जिन्हें बोलते हैं सूक्ष्म नलिकाएं हैं, पक्षमाभ और कशाभ है, और न्यूक्लियस है। तो ये अपने मोस्ट एग्जाम्पल्स लिए हैं जो कोशिका के अंदर सजीव संरचनाएं होती है, उनके एग्जाम्पल्स। इन सभी जो एग्जाम्पल्स है कोशिका अंगकों के, इन सभी की अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, जो अपनी आगे क्लास से आएगी उनमें प्रत्येक लेंगे। जिसमें सबसे पहले मान लो कि अपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ले लिया, इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे, कार्यों के बारे में बात करेंगे, इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो वहां पे ये चीज अपनी और क्लियरली समझ में आएगी, क्योंकि इनके ऊपर ये जो कोशिका अंगक है, इनके ऊपर अपने बीएससी में तो क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, छोटे पूछेंगे, बड़े भी पूछेंगे। जैसे मान लो कि ये बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का इसमें पूछ लिया, या इनमें से किसी ने पूछ लिया, या फिर छोटा क्वेश्चन पूछ लिया कि इसकी खोज किसने की, या ये किन कोशिकाओं में पाए जाते हैं। लेकिन कंपटीशन के जो एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी इन अंगकों के ऊपर से बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अंतःप्रद्रवी जालिका की खोज किसने की, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या सेल का पावर हाउस किसे कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था अपना कोशिका अंगक। क्लियर है? जिसको भी नोट्स बना रहे हैं नोट्स, इसमें देख के वीडियो को एक जगह रोक कर आप ये जो मैंने लिखवाया है उसको आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है? इसी में जो अपन अगला टॉपिक ले रहे हैं, आपके सिलेबस में एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर रखा है, बेसिक आइडिया ऑफ वायरस का, यानी कि वायरस क्या है उसके बारे में सामान्य जानकारी अपन को बतानी होती है। अभी कोरोना चल रहा है, तो कोरोना भी क्या है? एक वायरस है। तो उस वायरस के बारे में अपन सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये होता क्या है। तो ये चीज आप नोट कर लेना, वीडियो को एक जगह स्टॉप करके। क्या टॉपिक है अपना? वायरस। बेसिक आइडिया ऑफ वायरस। ये आपके यूनिट फर्स्ट में जो सेल बायोलॉजी जो आपके पेपर नंबर 2 चल रहा है अपने, उसकी यूनिट फर्स्ट में एक छोटा सा पॉइंट दे रखा है, इसलिए अपन को यहां पे ले रहे हैं। अब ध्यान देना कि ये जो वायरस शब्द है, जो वर्ड है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा, जिसका अर्थ होता है तरल विष। तरल विष यानी कि जिसे पानी होता है अपना, उसके समान विष, जहर। तो ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका मतलब है तरल विष। तो ये तो हो गया एक वायरस किस शब्द, किस भाषा से उत्पन्न हुआ है और उसका मतलब क्या है। अब अपन देख लेते हैं इसके सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण।
फर्स्ट लक्षण की अगर अपन बात करें तो अपन ने आज तक यही पढ़ा है कि जो आनुवांशिक पदार्थ होते हैं डीएनए, मोस्टली डीएनए होता है और आरएनए भी कुछ में मिलता है। तो जो वायरस है इसमें जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ के रूप में डीएनए या तो डीएनए मिलेगा या आरएनए मिलेगा, एक ही न्यूक्लिक एसिड मिलता है। केंद्रक अम्ल जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस या न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए। जो केंद्रक अम्ल होगा वायरस में जिसे बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, वो या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे, दोनों में से एक ही होगा। ठीक है, ये तो पहला लक्षण हो गया। दूसरे लक्षण की मैं बात करूं, यह अविकल्पी अंतः कोशिकीय परजीवी होते हैं। यह जो वायरस है अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं, यानी कि जैसे मान लो कि इस कमरे में वायरस है बहुत सारे, उनका खुद का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। कब तक? जब तक वो किसी इंसान की बॉडी में या किसी जानवर की बॉडी में प्रवेश नहीं कर जाए। इसीलिए अपन इनको क्या बोल रहे हैं? अविकल्पी। इनके पास कोई विकल्प नहीं होता, ओनली जब तक खुद अकेले हैं तो कोई विकल्प नहीं है। विकल्प क्या है? किसी इंसान की बॉडी में जाए या किसी एनिमल की बॉडी में जाए। इसलिए क्या बोल रहे हैं इनको? बोल यह अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी, यानी कोशिका के अंदर इनका जीवन चलता है, इनकी लाइफ साइकिल चलती है। तो ये एक प्रकार के क्या हो गए? परजीवी, दूसरों पर निर्भर रहने वाले, दूसरों पर जीवन जीने वाले। इसीलिए इनको कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना आप, अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी। कौन? वायरस। क्योंकि इनका स्वयं का अकेले का कोई अस्तित्व नहीं है। ये अस्तित्व में कब आएंगे? जब ये किसी इंसान को बीमार करेंगे, उसकी सेल में जाके संक्रमण करेंगे। इसीलिए इनको परजीवी कहा जाता है। ठीक है। थर्ड जो इसका सामान्य लक्षण है वो ये है कि यह सूक्ष्मदर्शिक होते हैं। सूक्ष्मदर्शिक होते हैं, इन्हें अपन नॉर्मल आंखों से नहीं देख सकते। अपन को कोरोना दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं। इसलिए अपन इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। आपने 11th-12th में माइक्रोस्कोप देखे होंगे सूक्ष्मदर्शी, उनके नीचे इनको देखा जाता है, तब ये दिखाई देते हैं। क्योंकि इनकी जो साइज होती है वो 0.002 μm, जिसे बोलते हैं माइक्रोमीटर, से 0.8 μm माइक्रोमीटर व्यास। यानी कि सबसे छोटा जो व्यास है इन वायरस का वो है 0.002 माइक्रोमीटर। इससे लेकर ये 0.8 इनकी सबसे बड़ी साइज है, यानी कि ये सबसे छोटी साइज है, ये सबसे बड़ी साइज है। इस व्यास में या डायमीटर में ये वायरस मिलते हैं। तो आप थर्ड में क्या लिखोगे कि यह सूक्ष्मदर्शिक जीव होते हैं और इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता ली जाती है। सबसे छोटा वायरस 0.002 माइक्रोमीटर व्यास का होता है, जबकि सबसे बड़ा 0.8 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। क्लियर है? तीसरा करेक्टर हो गया। फोर्थ करेक्टर, यह ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन नाम सुना होगा। ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं और इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है, जो न्यूक्लिक एसिड है,
वो एक आवरण में बंद रहता है जिसे बोलते हैं कैप्सिड। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। तो आप 4th नंबर के लक्षण में क्या लिखोगे? यह ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका न्यूक्लिक एसिड एक आवरण में बंद रहता है जिस आवरण को बोलते हैं कैप्सिड। तो ये 4 मैंने आपको मुख्य लक्षण बताए हैं जो एक वायरस जो होता है उसके मुख्य लक्षणों को प्रदर्शित करते हैं। ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। जिसका आनुवांशिक पदार्थ है जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए या आरएनए इन दोनों में से कोई एक होगा। यह अविकल्पी अंतःकोशिकीय परजीवी होते हैं। तीसरे में क्या लिखना है? ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं, अतः इनको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है। सबसे छोटी साइज का जो वायरस है वो 0.002 माइक्रोमीटर व्यास का एवं सबसे बड़ा 0.8 माइक्रोमीटर व्यास का होता है। लास्ट में ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक आवरण में बंद रहता है जो कैप्सिड कहलाता है। क्लियर है? तो ये तो थे वायरस के सामान्य लक्षण। अब छोटा सा अपना रह जाता है, आपने नाम सुना होगा कई बार, वायरस का ही एग्जाम्पल है बैक्टीरियोफेज। नाम सुना होगा। तो बैक्टीरियोफेज के ऊपर कई बार आपके बीएससी में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपके जो कंपटीशन एग्जाम हैं उनमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें अपन बैक्टीरियोफेज के बारे में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है, धन्यवाद।